पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट शीतल को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसका पूरा शरीर उसके बस में नहीं था। उसे शीतल के छूने से घिन आ रही थी। शीतल सम्राट के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, सम्राट तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। सम्राट शीतल को खुद से दूर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन शीतल सम्राट को खींचकर बिस्तर पर धकेल देती है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है। सम्राट गुस्से में चिल्लाकर बोला, आई से लीव मी ब्लडी बिच, अदरवाइज आई विल किल यू। शीतल सम्राट के गाली देने पर उसके शर्ट को निकालकर फेंक देती है और अपनी साड़ी के पल्लू को निकालते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरीके से पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी उस सो कॉल्ड बीवी को परमानेंट रास्ते से निकालने की प्लानिंग तो कर ही ली थी, लेकिन क्या करें, उसकी जान इतनी भी सस्ते नहीं है, मरने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी उसका दिमाग पैरालाइज हो जाएगा और वो रास्ते से हट जाएंगी और तुम मेरे हो जाओगे। इतना कहकर शीतल सम्राट के होठों की तरफ बढ़ती है कि कोई उसके बाल को पकड़कर खींच लेता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर देता है, जिस कारण शीतल औंधे मुंह फर्श पर जा गिरती है। शीतल अपने गाल पर हाथ रखे सामने की तरफ देखती है। उसे अपने गाल पर तेज जलन हो रही थी क्योंकि थप्पड़ काफी तेज था। सोना गुस्से में तमतमाई हुई खड़ी हुई थी। सोना आगे बढ़कर शीतल के बाल को मजबूती से पकड़ लेती है और 6-7 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। सोना शीतल को बाल सहित पकड़कर उठाते हुए बोली, हाउ डर यू टू टच माई हस्बैंड? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पहले भी मेरा हाथ जलाने की कोशिश की थी ना? शीतल हैरानी से सोना की तरफ देखने लगती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो अभी सोना ने कहा, इसका मतलब सोना की याददाश्त वापस आ चुकी थी। सोना शीतल को बाल सहित पकड़कर कमरे से घसीटते हुए बाहर लेकर जाती है तो सब लोग पार्टी से वापस घर आ चुके थे। सोना शीतल को सीढ़ियों के पास ले जाकर बोली, बहुत शौक है ना नौटंकी के साथ सीढ़ियों से गिरने का और दूसरों को धक्का देकर गिराने का? जब खुद की बारी आती है तो कैसा महसूस होता है, फील करो। इतना कहकर सोना शीतल को जोर से लात मारकर धक्का दे देती है, जिस कारण शीतल मुंह के बल गिरते हुए फर्श पर जा लेटती है। उसके सिर से बहुत बुरी तरीके से खून निकल रहा था। सभी लोग जो कि कमरे में जा चुके थे, हल्ला और चिल्लाने चीखने की आवाज सुनकर वापस बाहर आ जाते हैं और शीतल की हालत देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अमृत सोना के पास जाकर बोला, ये क्या किया तुमने? सोना अपनी लाल आंखों से अमृत की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर को कॉल करिए। सोना अभी कह रही थी कि उन्हें सोना के कमरे से सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग उस तरफ चले जाते हैं। सभी बड़ों के खाने में नशीली दवा मिलाई गई थी, इसलिए वो लोग इतना शोर शराबा सुनने के बावजूद उठे नहीं थे। जब सभी कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं सम्राट अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा था और वॉशरूम की तरफ जा रहा था। उसका हाथ लगने से फ्लावर वाश गिरकर टूट गया था। अमृत और शोभित जल्दी से जाकर सम्राट को पकड़ लेते हैं। सम्राट के शरीर गर्म आग की भट्टी की तरह तप रही थी। अब जाकर उन दोनों को सब कुछ समझ आ जाता है। अमृत शोभित की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर को कॉल करो, इसे ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन शीतल को भी हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। सोना अमृत की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग कमरे से बाहर जाए। सभी सोना की तरफ देखने लगते हैं और अमृत और शोभित उसकी बात समझ जाते हैं, इसलिए सम्राट को बिस्तर पर बैठाकर वह लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। सोना दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। सोना धीमे कदमों से सम्राट के पास जा उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मुझे आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। सम्राट अपने होश में नहीं था। वो तुरंत सोना को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। वो काफी रूड और अग्रेसिव होकर किस कर रहा था। सोना सम्राट का साथ देने लगती है। सम्राट सोना को किस करते करते आगे बढ़ जाता है और सोना सम्राट का साथ देने लगती है। इधर सभी लोग शीतल को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। सिटी हॉस्पिटल। कोई दूसरा डॉक्टर शीतल का इलाज कर रहा था। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी सदमे के कारण बेहोश हो गई थी। वैशाली, अमृत और शोभित डॉक्टर सक्सेना के केबिन में बैठे हुए थे। वैशाली अपने गले को स्ट्रेच करते हुए डॉक्टर सक्सेना के सामने आती है तो डॉक्टर सक्सेना कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? डोंट वरी, शीतल को कुछ नहीं होगा। वैशाली डॉक्टर सक्सेना के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, हमारे चेहरे में तुमको इडियट लिखा हुआ नजर आता है। हमको तो उसी दिन तुम्हारी नीयत के बारे में पता चल गया था, जिस दिन हम सोना दीदी का प्लास्टर निकलवाने आए थे। क्यों पैरालाइज कर रहे हो उनके दिमाग को?
शोभित वैशाली को डॉक्टर सक्सेना से दूर कर डॉक्टर सक्सेना के गाल पर एक घुसा जड़ देता है और एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम लोगों को धोखा देने का अंजाम क्या हो सकता है? जैसे तुम वैसा ही तुम्हारा बेटा, तुम पर बहुत यकीन किया था हम लोगों ने। हमारे फैमिली डॉक्टर हो तुम, सालों से हम लोगों का इलाज करते आए हो और चंद पैसों के लिए सोना की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। डॉक्टर सक्सेना शोभित की बात पर डरे हुए से उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं भला सोना के साथ क्यों कुछ करना चाहूंगा। अमृत कुर्सी पर आराम के साथ बैठते हुए बोला, वो तो तुम बताओगे ना डॉक्टर कि तुमने सोना के लिए ऐसा साजिश क्यों किया और किसके कहने पर किया। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम किससे बतिया रहे हो, साले के कान के नीचे खींचकर लगाओ ना, सारा रट्टू तोता की तरह बोलना शुरू कर देगा। अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना, कुछ चीजें जुबान के इस्तेमाल से भी की जा सकती हैं। वैशाली अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? हम पहले ऐसे आदमी देख रहे हैं जिसको मारपीट से मानो परहेज हो गया हो। अमृत शोभित की तरफ देखता है तो शोभित अपने कमर के पीछे दागा हुआ गन निकालकर मिस्टर सक्सेना के कनपटी पर रखते हुए कहता है, मुझसे शांत कोई ही नहीं है, लेकिन जब बात मेरे भाई और मेरे परिवार की हो तो मुझसे घटिया तुम्हें देखने को कोई नहीं मिलेगा। तो बता सक्सेना किसके कहने पर सोना की गोलियों को बदला गया और सोना की याददाश्त मिटा दी गई। डॉक्टर सक्सेना गन देखकर बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, माया मेरी बेटी है, उसी ने मुझे सोना को मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे ना मारते हुए उसकी याददाश्त मिटा दी और धीरे धीरे उसके दिमाग को पैरालाइज करने के लिए मैंने उसकी दवाई को बदल दिया, क्योंकि सम्राट अनिरुद्ध को मार डाला। वैशाली कंफ्यूज भरी नजरों से अमृत की तरफ देखने लगती है तो अमृत उसके कंधे को थपथपाकर कहता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दर्द होगा, ये हमारा फैमिली मैटर है। वैशाली अमृत की बात पर मुंह बनाती है और अमृत अपनी कुर्सी से खड़ा हो डॉक्टर सक्सेना के गाल पर एक तमाचा जड़कर कहता है, डू यू नो डॉक, एक इंसान एक डॉक्टर पर इतना यकीन करता जितना उसे भगवान पर होता है और तुमने सारे भरोसे को तोड़कर रख कर दिया। धोखाधड़ी के और हाफ मर्डर के केस में तुम्हें आईपीसी की धारा 307, 420, 409, 477 उसको छोड़कर तुम्हें पूरे आजीवन कारावास की सजा तो मिलनी चाहिए ना। डॉक्टर सक्सेना अमृत की बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हमरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, हम बता रहे हैं तुमको। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं। शोभित अपने शर्ट के बटन में लगे हुए मिनी कैमरे को निकालकर इंस्पेक्टर के हाथ में रखते हुए बोला, ये रहा सबूत और ये रहा गुनाहगार, लेकर जाए इन्हें। इंस्पेक्टर डॉक्टर सक्सेना के हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए बोले, बहुत अच्छा प्लानिंग किया था आपने और अब बारी है आपकी बेटी की। बहुत शौक है ना दूसरों की याददाश्त मिटाने की, चलिए अब सलाखों के पीछे रहकर वहां के अपराधियों की याददाश्त लाने का काम करना। इतना कहकर इंस्पेक्टर डॉक्टर सक्सेना को लेकर उनके केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वैशाली कुछ सोचते हुए अमृत से बोली, हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये ससुरी शीतल। अमृत वैशाली को घूरते बोला, तुम ना अपनी ये गाली वाली अपने पास रखा करो, जब देखो तब गाने की तरह निकलते रहते हैं, क्या तुम बिना गाली दिए बात नहीं कर सकती। वैशाली अमृत की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम का बिना जीभ हिलाए बात कर सकते हो, नहीं ना, तो हम भी उसी तरह बिना गाली दिए बात नहीं कर सकते, हमारी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन दूर होती है। अमृत गहरी सांस लेकर शोभित से बोला, बॉडीगार्ड को शीतल के बोर्ड के बाहर खड़ा करो और नजर रखना कि कोई भी उससे मिल ना पाए। शोभित अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैंने डेविड को लगा दिया है काम पर और वो काफी अच्छे से अपना काम करना जानता है। वैशाली केबिन से बाहर निकल शीतल के वार्ड की तरफ जाते हुए बोली, हम जरा देख कर आते हैं उस चुड़ैल को, हमारी पूरी रात की नींद खराब कर दी और हमारे बागड़ बिल्ले भैया को फंसाने की कोशिश कर रही थी, उसकी सारी जवानी उतार देंगे हम। अमृत इरिटेट होकर बोला, कभी कभी सच में लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने कौन से पेन से मेरी जिंदगी लिखी थी जो मुझे ये आफत की पुड़िया मिली। शोभित केबिन से बाहर जाते हुए बोला, चाहे किसी भी गंदे पेन से लिखी हो, लेकिन है बड़े काम की चीज, देखो सब कुछ अकेले ही संभाल लिया और अब सोना की याददाश्त भी वापस आ गई है। अमृत अपनी गर्दन हिलाते हुए केबिन से बाहर आता है और शीतल के केबिन की तरफ चला जाता है। शीतल का वार्ड। शीतल अभी भी बेहोश थी, उसके सिर पर चोट आई हुई थी। वैशाली वार्ड के अंदर आती है और वहां पर खड़ी नस को इग्नोर करते हुए पानी का जग उठाकर सीधा शीतल के मुंह पर उड़ेल देती है। नस वैशाली की हरकत पर नाराजगी से बोली,
ये आप क्या कर रही हो? पेशेंट की हालत खराब है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं सिक्योरिटी से कहकर आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। वैशाली नर्स को घूरते हुए बोली, तुम ना पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी डॉक्टरी अभी निकाल देंगे। नर्स वैशाली को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि वहां पर शोभित और अमृत आ जाती हैं। उन दोनों को देखकर नर्स कुछ नहीं कह पाती और वहां से चुपचाप चली जाती है। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? वैशाली शीतल की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम जो करते हैं ना सोच समझकर करते हैं और परफेक्ट तरीके से करते हैं। देखो लौंडिया को होश आ गया, हम भला अपना टाइम काहे वेस्ट करें। वैशाली की बात सुन सब लोग शीतल की तरफ देखते हैं, जिसे होश आ गया था और वो इधर उधर देख रही थी। वैशाली शीतल के पास जा उसके बाह को मजबूती से पकड़ लेती है और उसे उठाकर बैठाते हुए कहती है, डोंट वरी शीतल मैडम, बहुत अच्छा प्लानिंग कर लेती हो तुम। तो चलो बताओ, तुम्हारी का दुश्मनी हो गई थी हमारी दीदी से? अरे हम तो भूल ही गए थे, तुम सौतन बनना चाहती थी ना सोना दीदी का, काहे की बागर बिल्ले ने तुम्हारी जगह दीदी से शादी कर ली। शीतल मासूम सा चेहरा बनाकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, कौन हो आप और ऐसा क्यों कह रही हो मुझे? वैशाली का पारा हाई हो जाता है और वो शोभित के हाथ से गन लेकर शीतल पर तानते हुए चिल्लाकर कहती है, हमारे सामने ज्यादा होशियारी मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बता रहे हैं, वरना अभी सारी बुलेट तुम्हारी खोपड़ी में उतार देंगे। अमृत वैशाली के हाथ से गन ले लेता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर शीतल का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि सिर पर चोट आने के कारण उसका नेचर बच्चे की तरह हो गया है। वैशाली डॉक्टर की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर अमृत से बोली, इसका मतलब यह है कि ये लड़की पागल हो गई है, तो इसको पागलखाने में भेजो, हमारा घर कोई पागलखाना नहीं है। शोभित वैशाली की बात से एग्री करते हुए अमृत से बोला, वैशाली सही कह रही है, शीतल को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और उसकी हरकतें देखो, पागल जैसा ही कर रही है, बेहतर होगा कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। अमृत शीतल की तरफ देखता है, जो कि तकिए को फाड़ रही थी। अमृत डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को कॉल करो और इसे वहां पर सरेंडर करो। डॉक्टर अमृत की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और शीतल को सीधा मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाता है। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। अमृत सीट पर बैठ जाता है और वैशाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। शोभित बैक सीट पर आराम से अपना सिर टिका कर बैठ जाता है, फिर अपनी आंखें खोल वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि सोना के दवाइयों पर छेड़छाड़ की गई है? वैशाली अपना सिर पैसेंजर सीट के हेड रेस्ट पर रखते हुए बोली, जिस दिन सोना दीदी का प्लास्टर खुला उस दिन हम सक्सेना साहब के केबिन में जा रहे थे। हमने उन्हें किसी और से बात करते हुए देखा था और तभी हमको शक हो गया था। घर पहुंचकर सोना दीदी के दवाइयों की फोटो हमने हमारे मामा जी के बेटे वीर को भेजा। उसने उन दवाइयों के बारे में पता लगाया, तब पता चला कि वो दवाइयां यादाश्त को लाने का नहीं बल्कि याददाश्त को मिटाने का काम करती हैं। फिर मैंने उसे सही दवाई लाने के लिए कहा, वो लाया और एक इंजेक्शन भी, जिसे मैंने कुछ दिन पहले सोना दीदी को इंजेक्ट किया था। अमृत हैरानी से वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम किसी के भी भरोसे इस तरीके से सोना को कोई भी इंजेक्शन कैसे दे सकती हो, और सोना ने इस बारे में बताया क्यों नहीं? वैशाली अपना सिर घुमा अमृत को देखते हुए बोली, हमको वीर पर बहुत भरोसा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तुमसे भी ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। और देखो आज सोना दीदी बिल्कुल सही है, और हमने उनको बताया था कि उनके लिए क्या साजिश रची जा रही है, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा था। शोभित वैशाली के सिर पर थपथपाकर बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। अमृत शोभित के हाथ को वैशाली के सिर से झटकते हुए बोला, तुम मेरी बीवी को क्यों छू रहे हो? वैशाली अमृत को घूर कर बोली, हमरा देवर है, वो छू सकता है, और तुम भी तो अपनी उस माशूका से बड़ा चिपक चिपक कर नाच रहा था, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जा रही थी, और वो हमारे खाली सिर को थपथपा रहा है तो तुम्हें चिंगारी उठ रही है। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारे कारण खुशहाली अब मेरी दुश्मन बन चुकी है। वैशाली अमृत की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? हमारे कारण तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुशहाली से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और वो तुम्हारी दुश्मन बन गई? जरा अपने सोच के घोड़े का लगाम खींचो और ब्रेक लगाओ। हमने तुमको नहीं कहा था पूरे पार्टी में सबके सामने हमको चुमने के लिए? वैशाली की बात सुनकर अमृत इरिटेट होकर बोला, तुम जैसे गुंडी से कोई उम्मीद ही नहीं किया जा सकता। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही कहावत सूट करती है, नेकी कर और दरिया में डाल। वैशाली तुनक कर बोली, दरिया में काहे डालोगे, नदी में बहा दो। अमृत अब आगे वैशाली से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था वैशाली से कुछ कहना मतलब कि अपने ही सिर पर हथौड़ा मारना था।
वो लोग घर पहुंचते हैं और सीधा अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अब असली खेल सुबह होने वाला था। अगली सुबह सम्राट की नींद धीरे धीरे खुलती है। उसे अपने सिर पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था और अपनी पूरी बॉडी में भी चींटी रेंगता हुआ महसूस कर पा रहा था। सम्राट अपना सिर हिलाता है और अपने हाथ को पीछे लेने लगता है कि उसे कुछ महसूस होती है। सम्राट अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है, जहां पर सोना उसकी आगोश में आंखें बंद किए आराम से सो रही थी। उसकी आंखों में आंसू की लकीरें थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे। सम्राट की सारी नींद गायब हो जाती है। सम्राट खुद को देखता है और सोना को देखता है, दोनों सिर्फ एक ब्लैंकेट से कवर थे। सम्राट के पूरे शरीर में पहली बार डर की एक लहर दौड़ जाती है। उसे धीरे धीरे रात को शीतल के उसके करीब आने का सीन याद आने लगता है। सम्राट घबराते हुए सोना के नाक के पास अपनी उंगली रखता है, ये चेक करने के लिए कि सोना ठीक तो है ना। सम्राट एक राहत की सांस लेता है क्योंकि सोना सो रही थी। सम्राट ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो सोना के पूरे शरीर में लाल निशान थे, जो शायद पहले कभी नहीं बने थे। उसके कमर के पास भी काफी तेज सूजन थी, जो कि कल्पित सक्सेना के उसे खींचने के कारण बन गई थी। सम्राट को सोना के लिए बहुत बुरा लगता है। सम्राट खुद को कोसने लगता है और साइड टेबल से अपना फोन उठा डेविड को कॉल करता है। दूसरी तरफ से डेविड कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाउ वॉज योर स्पेशल नाइट बॉस। सम्राट डेविड की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, शट अप और जल्द से जल्द पता लगाओ ये सब कैसे हुआ। डेविड रिलैक्स टोन में बोला, डोंट वरी बॉस, सब कुछ हैंडल हो चुका है। रात को ही मैडम ने सब कुछ हैंडल कर दिया और बाकी रहा कसर आपके भाइयों ने पूरा कर दिया। सम्राट डेविड की बात पर कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट डू यू वांट टू से। डेविड उसे सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी घर में हुआ और हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर सक्सेना ने जो कुछ किया, सब चीजें जिन्हें सुनकर सम्राट का दिमाग ब्लैंक हो गया था। सम्राट डेविड को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, मुझे डॉक्टर सक्सेना जेल से बाहर चाहिए। डेविड सम्राट की बात पर मन में बोला, बस इसी चीज की तो कमी थी और मैं बहुत एक्साइटेड था कि कब मेरा बॉस होश में आएगा। उसके बाद सम्राट को ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। सम्राट अपना फोन लाइट स्टैंड पर रख देता है और सोना के गाल पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, सोना। सोना सम्राट के हाथ को हटाते हुए नींद में बोली, सोने दीजिए ना, आपने बहुत परेशान किया रात को। सम्राट को सोना की टोन कुछ अजीब लगती है, जैसे सोना के पहले की भाषा में एक मासूमियत और डर नजर आता था। कुछ ऐसा ही था इस बार भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सोना की याददाश्त वापस आ गई है। सम्राट सोना को अपनी तरफ करते हुए बोला, पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद सो जाना। सोना अपनी आंखें खोलकर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया, रात भर मुझे परेशान करके आपका मन नहीं भरा क्या, जो सुबह भी सोने नहीं दे रहे आप। सम्राट उसे अपने ऊपर करके बोला, क्या चाहती हो तुम, मैं तुम्हें शॉवर लेने में मदद करूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोना उठने की कोशिश करती है तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। वह वापस बिस्तर पर लेट जाती है और अपने कमर को पकड़ते हुए बोली, कितनी जोर से लगा है मुझे। सम्राट सोना के बात सुनकर घबराते हुए बोला, क्या मैंने रात को तुम्हें मारा पीटा था। सोना अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, उस कल्पित सक्सेना ने कितनी जोर से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था। ये सुनकर सम्राट की आंखें सर्द हो गई। सम्राट अपना फोन निकालकर राजीव को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राजीव ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, अरे यार, सुबह सुबह दिमाग का दही क्यों कर रहा है, ऑफिस में आऊंगा तो बतिया देना जितना भी बात करना है, अभी फोन रख ना, मुझे सोने दे। सम्राट ने कॉल्ड वॉइस में कहा, सक्सेना बिल्डर के सारे शेयर्स खरीद लो। राजीव सम्राट की बात सुनकर समझ जाता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उसकी बात सुनकर राजीव की नींद छूमंतर हो जाती है और वह ओके कहकर कॉल कट कर देता है। सम्राट टॉवल उठाकर लपेट देता है। सोना की तरफ जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सोना कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लेती है तो सम्राट उसे छेड़ने के अंदाज में कहता है, मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हो डियर, मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से स्कैन कर लिया है। सोना के गाल लाल हो जाते हैं और वह सम्राट के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। कुछ देर बाद सोना चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा था। सम्राट वॉशरूम से बाहर आता है। उसने भी बाथरोब पहन रखा था और अपने बाल अंदर ही ड्राई कर लिया था। सम्राट ड्रॉर खोलकर फर्स्ट एड निकालता है और सोना के पास आ जाता है। सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट की तरफ देखने लगती है, जिस पर सम्राट उसकी तरफ देखते हुए कहता है, टेक ऑफ योर बाथरोब। सोना एक हाथ से अपने बाथरोब को मजबूती से पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं खुद लगा सकती हूँ, आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही होगी ना, आप जाकर रेडी हो जाए। सम्राट फर्स्ट एड बॉक्स बिस्तर पर रख सोना के हाथ को पकड़कर बोला, सोना तुम्हारी कमर पर चोट आई है, ऑइंटमेंट लगाना जरूरी है वरना दर्द नहीं जाएगा।
सोना अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप मेरा एडवांटेज उठाना चाहते हो। सम्राट सोना के माथे पर हल्का सा मारकर बोला, इडियट, मैंने कहा ना उतारो। सोना सम्राट से ज्यादा बहस नहीं करती और बाथरोब हल्का सा उतार देती है, जिसे देख सम्राट गहरी सांस लेकर कहता है, सोना मैंने तुम्हें देखा है। सोना सम्राट की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आपने मुझे देखा है, तो क्या मैं बेशर्मों की तरह अपने कपड़े निकालकर आपके सामने खड़ी हो जाऊं? मुझसे ऐसा काम नहीं होता। सम्राट हल्का सा सोना के सामने झुककर बोला, वो तो मुझे पता है, मेरी बीवी से कैसे कैसे काम होते हैं, तो मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। सोना सम्राट को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। सम्राट सोना के कमर पर दवा लगाते हुए बोला, हाँ कहो। सोना सम्राट के कंधे को कसकर पकड़ लेती है तो सम्राट फूंक मारते हुए सोना के कमर पर दवा लगाने लगता है। पूरी दवा लगाने के बाद सम्राट सोना की तरफ देखकर बोला, तुम कुछ कह रही थी ना? सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कह रही थी कि क्या मैं डांस अकेडमी ज्वाइन कर सकती हूँ। सम्राट के भाव कोल्ड हो जाते हैं और वो सोना की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। सोना अपना सिर नीचे कर लेती है, जिस पर सम्राट सोना के ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, आई आस्क्ड यू समथिंग सोना, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? सम्राट की बात पर सोना अपना सिर हल्का हिलाकर बोली, कल रात को उस शीतल ने आपको छूने की कोशिश की। सम्राट 2 सेकंड सोना के चेहरे को देखने के बाद उसके होठों पर किस करने लगता है। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देखने लगती है। सम्राट इस तरह से पैशनेट किस कर रहा था जैसे उसके होठों को खा ही जाएगा। सोना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। सम्राट का जरा सा भी मूड नहीं था सोना को छोड़ने का, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए सम्राट सोना से दूर होता है। सम्राट सोना के बाथरोब को ठीक करते हुए बोला, बाकी का प्रॉफिट बाद में वसूल कर लूंगा, जाओ कपड़े बदल लो, अगर मदद चाहिए हो तो बुला लेना, साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देखने लगती है, जिस पर सम्राट शरारती आवाज में सोना के कान में कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊं? ये कहते हुए सम्राट के होंठ सोना के कान को छू रहे थे। सोना के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो धीरे से बिस्तर से उतरकर क्लोजेट की तरफ चली जाती है। सम्राट अपने बाथरोब को ठीक करते हुए जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने अमृत और वैशाली खड़े हुए थे। उन दोनों को साथ में देखकर सम्राट अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तुम दोनों मियां बीवी मेरे कमरे के पास क्या कर रहे हो? वैशाली सम्राट को इग्नोर करते हुए उसे दरवाजे से धकेल देती है और अंदर आते हुए कहती है, दीदी दीदी आप कहाँ हो? सम्राट चिढ़ जाता है और अमृत को धमकाते हुए कहता है, किसी दिन तुम्हारी बीवी को मैं किसी पागल खाने में छोड़ आऊंगा या फिर सूली में लटका दूंगा, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है इसकी माँ ने इसे। अमृत सम्राट की बात सुनकर बोला, मैं भी यही सोचता हूँ। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा तो अपनी बीवी को कंट्रोल में क्यों नहीं रखते? पीछे से वैशाली सम्राट की बात सुनकर बोली, हमारी पीठ पीछे बुराई करने की कोनो जरूरत नहीं है, जो कहना है न मुंह पर कहो, सुनने की हिम्मत रखते हैं हम। सम्राट वैशाली की तरफ पलटकर बोला, अच्छा तो क्या तुम्हें लगा नहीं कि सुबह सुबह जाकर एक हस्बैंड वाइफ को परेशान नहीं करना चाहिए? दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। वैशाली तुनक कर बोली, आपको जितना परेशान करना था और जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था रात को हो चुका है, अब का जान लोगे हमारी बहन की। अमृत जल्दी से वैशाली के पास जा उसके मुंह पर हाथ रख सम्राट से बोला, इसकी बातों को ध्यान मत दे, बहुत मुनहफिट औरत है, हम लोग तो बस तुम लोगों को जगाने आए थे। सम्राट तीखी नजर से वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हारी जुबान को सील दूंगा मैं, ज्यादा कभी मेरे सामने चूचा मत करना। वैशाली अमृत के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अमृत नहीं छोड़ता तो वैशाली बहुत जोर से अमृत के हाथ को काट लेती है। अमृत चीखते हुए वैशाली के मुंह से हाथ हटाकर बोला, इस चुड़ैल ने मेरे हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दांत है या फिर सब्जी काटने का कटर? वैशाली अपने मुंह को संभालते हुए अमृत को लात मारती है और सम्राट से कहती है, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, का हवा से कर रहे थे, कहाँ है हमारी बहन? सम्राट वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम अपने पति पर ध्यान दो ना, मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या तुम दोनों कभी रोमांटिक मोमेंट शेयर नहीं करते? अमृत सम्राट की तरफ ऐसे दिखता जैसे सम्राट उसके जले हुए जख्म पर नमक छिड़क रहा हो, जिसे समझते हुए सम्राट वैशाली से बोला, मेरा भाई का चेहरा देखकर ही लग रहा है कि तुम कभी उसके साथ प्यार से बात भी नहीं करती, ये तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। वैशाली तीखी नजर अमृत पर डालने के बाद सम्राट से बोली, तो आपका चाहते हो आपके भाई को अपनी गोद में उठाकर झूला झूलाए बच्चे की तरह?
सम्राट गहरी सांस लेकर एटीट्यूड में बोला, पहले तुम लड़की बन जाओ, उसके बाद कोई रोमांटिक मोमेंट शेयर करना। क्या है तुम में, ना शर्म है, ना तमीज है, ना हया है। वैशाली खुद को देखती है जो कि साड़ी से लिपटी हुई थी और अमृत की तरफ देखते हुए कहती है, तुमको हम लड़की नहीं लगते। अमृत वैशाली के इंटेंशन देखता है जिसमें साफ नजर आ रहा था कि अगर अमृत का जवाब न रहा तो आज वो अमृत को बता ही देगी कि वो लड़की है या फिर लड़का। वैशाली अमृत को कुछ ना कहता हुआ देखकर चिल्लाकर बोली, तुम काहे हमको टुकुर टुकुर देख रहे हो? हाँ, तुमको इंसान की जगह एलियन नजर आ रहे हैं का? बताओ हम लड़की नहीं दिखते का? अमृत वैशाली की बात पर चिढ़कर बोला, नजाकत नाम की चीज नहीं है तो तुम्हें लड़की कौन कहेगा? मर्दों की तरह चलती हो, मर्दों की तरह गाली देती हो, बातें करती हो, धमकी देती हो, तो कौन तुम्हें लड़की कहेगा? वैशाली सम्राट की तरफ देखती है जो कि अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसते हुए वैशाली को देख रहा था। वैशाली सम्राट के चेहरे को ही देखकर समझ गई थी कि वो वैशाली का मजाक उड़ा रहा है। तभी सोना क्लोजेट रूम से बाहर आती है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, वैशाली तुम्हें क्या हुआ? वैशाली पलटकर सोना की तरफ देखती है जो कि आराम से चलते हुए आ रही थी। वैशाली सोना को चेकआउट करने लगती है। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुमने जो मुझसे सवाल पूछा था शाम को बात करेंगे उस बारे में, और हाँ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सोना सम्राट की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी। सम्राट सोना के पास जा उसके गाल को दबाकर बोला, तो तुम्हें काम करने के लिए कह भी कौन रहा है? सोना अमृत और वैशाली की तरफ देखते हुए हल्का सा शर्मा जाती है और सम्राट को खुद से दूर करके कहती है, आपको ऑफिस जाना है, जाकर कपड़े बदल दीजिए। सम्राट उन दोनों को इग्नोर कर सोना के गाल पर किस करके क्लोजेट की तरफ चला जाता है। सोना के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अमृत ताली बजाते हुए सोना से कहता है, नॉट बैड, तुमने फाइनली उस घमंडी लड़के को बदल दिया। सोना अमृत की बात पर हल्का शर्मा कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद हैरान रहती हूँ उनके अचानक से बिगड़ते और बनते हुए बिहेवियर को देखकर। अमृत सीरियस टोन में सोना से बोला, तुम ठीक तो हो ना? सोना अपना सिर हिलाकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शीतल का क्या हुआ? उसे होश आ गया? वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, सुबह सुबह किस चुड़ैल का नाम लेकर हमारा दिमाग खराब कर रही हो आप? वो तो पागल खाने में पागलों के साथ कबड्डी खेल रही होगी। हमरा मन कर रहा था कि हम उस ससुरी को गोली मार दे, और अगर इस बार वो कुछ करने की कोशिश करेगी ना तो हम सच में उसको मार देंगे। अमृत वैशाली की तरफ घूर कर देखता है तो वैशाली अमृत को आंखें दिखाते हुए कहती है, हमको कहे घूर घूर कर देख रहे हो का? कभू देखा नहीं हमको। अमृत एक गहरी सांस लेकर सोना से बोला, रक्षाबंधन आ रहा है, अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो इसे भी ले जाना अपने साथ। सोना अमृत की बात पर अपना सिर हिला देती है तो अमृत अपना अनलिमिटेड कार्ड निकालकर वैशाली के हाथ में रखते हुए कहता है, तुम्हें जो भी खरीदना होगा खरीद लेना। वैशाली अमृत को कार्ड वापस करते हुए बोली, हमारे पास है, बहुत पैसे हैं उसमें, जिंदगी भर बैठकर खाएंगे ना, फिर भी नहीं खत्म होंगे। अमृत मन में कुलते हुए बोला, यार इस लड़की को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल क्यों है? कभी इम्प्रेस करने का मौका ही नहीं देती, और मैं अब इसको अपनी अमीरी का शो ऑफ भी नहीं कर सकता। वैशाली उसे खोया हुआ देखकर इग्नोर करती है और सोना को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट रेडी होकर बाहर आता है और अपना बैग उठाते हुए अमृत को देखकर कहता है, किसके ख्यालों में खोए हुए हो, या फिर वैशाली इतनी नापसंद आ गई कि तुम खुशहाली से शादी करना चाहते हो? सम्राट की आवाज और खुशहाली के जिक्र पर अमृत सम्राट की तरफ देखते हुए परेशान होकर बोला, मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।